आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 केमिस्ट्री पेपर सेकंड 12 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ था। इस पेपर की आज इस वीडियो के अंदर आंसर की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द माइग्रेशन टाइम ऑफ अनरिटेन्ड स्पीसीज इन क्रोमेटोग्राम इज टीएम, माइग्रेशन टाइम दिया हुआ टीएम और रिटेंशन टाइम दिया हुआ टीआर, तो रिटेंशन फैक्टर क्या होगा? तो रिटेंशन फैक्टर इक्वल टू होगा रिटेंशन टाइम माइनस माइग्रेशन टाइम अपॉन माइग्रेशन टाइम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये फोटो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो है वो एग्जाम्पल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। डील एल्डर रिएक्शन के लिए कौन सी जो डाइइन है वो सुटेबल नहीं है? तो जो ट्रांस डाइइन होती है जिसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, या जो वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करके सिस में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो डील एल्डर रिएक्शन नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा। सिस जो डाइन्स होती है वो डील एल्डर रिएक्शन जो है वो देते हैं, जबकि ट्रांस डाइइन नहीं देते हैं। यदि यहाँ पे जो है वो ट्रांस का सिस के अंदर जो है वो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो कौन रोटेटरी रिंग ओपनिंग ऑफ साइक्लोब्यूटीन, तो इसके अंदर कौन सा ट्रांजिशन देखने को मिलता है? तो यहाँ होता है पाई टू साई टू। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा, पाई से जाएगा साई टू की ओर। पेरिसाइक्लिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, यहाँ पे हीट दी हुई है और यहाँ पे जो है यहाँ से अपन नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, तो लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। और अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 और 4 आ रहा है, तो 4 ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक कार्बन और होना चाहिए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, यहाँ इस 1 से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 1 5 यहाँ पे सिग्माट्रोपिक होगा, 1 5 सिग्माट्रोपिक होगा। यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है मिस्टेक है, इसके अंदर भी 4 ही कार्बन दिए हुए हैं। तो इसका सही राइट आंसर होगा 1 5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इसके अंदर कौन सा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा? तो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर है। केवल जो थर्ड है वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट जो होता है उसके अंदर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये जो सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट होता है ये बेसिक मीडियम के अंदर होता है, और इसके अंदर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट जो होता है वो इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन में होता है, ना कि एसिडिक कंडीशन में होता है। तो एसिडिक कंडीशन नहीं होगी, तो ये सेकंड जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, और ये एक प्रकार का 2 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है, तो ये सही है। तो ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी एल्डर रिएक्शन दे रखी है, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो डाइइन होती है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, और जो अपने पास में इन होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो 1 4 प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है? मेजर में बनता है 1 4 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो 1 4, ये तो 1 3 हो गया, ये तो बनेगा नहीं। तो 1 4 प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा या इन दोनों के अंडर कंडीशन जो लगेगी वो थर्मल कंडीशन लगेगी, थर्मल कंडीशन के द्वारा ये फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। सोडियम बोरोहाइड्राइड दे रखा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करवाता है? केवल जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है एल्डिहाइड और कीटोन इनका रिडक्शन करता है, एस्टर एसिड इनका रिडक्शन नहीं करता, तो ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, केवल इसका रिडक्शन करेगा, इसको चेंज कर देगा OH के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एस्टर जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, केवल कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका रिडक्शन होगा। यहाँ पे 1 5 सिग्माट्रोपिक दे रखा है, एल्काइल का 1 5 सिग्माट्रोपिक जो होता है वो ये एक प्रकार का 4n+2 सिस्टम है, और ये जो है वो थर्मल कंडीशन के अंदर कैसा होता है? सुपरफिशियल होता है विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
एफएमओ जो है इन द इन रिएक्शन के अंदर जो एफएमओ है वो क्या कहता है कि इन रिएक्शन जो है उसके अंदर एफएमओ के अनुसार जो इन होती है उसका होमो इंटरेक्शन करता है और जो इनोफाइल होता है उसका लुमो जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। इन का क्या होगा होमो और इनोफाइल का होगा लुमो। यहाँ पे सेकंड जो पोजीशन है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अपने को दे रखी है ट्राइफेनिल फोस्फीन दे रखा है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्किन बन जाएगी। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर है। विटिंग रिएजेंट है एक तरह का ये। थैलियम नाइट्रेट दे रखा है, तो थैलियम नाइट्रेट जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। डाई मेथिल सल्फाइड के साथ में जब ओजोनालिसिस करवाते हैं तो एल्किन का ओजोनालिसिस करवाएंगे तो प्राप्त होगा एल्डिहाइड या कीटोन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में करवाएंगे तो बने ये क्या कर देता है एल्डिहाइड और कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन कर देता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। सोडियम जो बोरोहाइड्राइड होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कर देता है और इसका क्या कर देता है एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ए बी और सी जो क्रम दे रखा है वो एकदम सही दे रखा है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में 3 मोल मेथिल लिथियम के लेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर। 3 मोल लेंगे तो क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर है। अगर 2 मोल लेंगे तो क्या बनेगा कीटोन बनेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड और देर का सीरियम ट्राइक्लोराइड, तो इसको बोलते हैं लूची रिएजेंट बोलते हैं। और लूची रिएजेंट जो है वो क्या करता है कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस में कीटोन का रिडक्शन करता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन ना करके किसका करता है कीटोन का करता है। जबकि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है कीटोन की प्रेजेंस में। लेकिन जो लूची रिएजेंट होता है वो इसका उल्टा वर्क करता है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, केवल कीटोन का रिडक्शन करेगा। तो इसके अंदर दोनों का रिडक्शन दे रखा है। इसमें क्या हो रहा है केवल एल्डिहाइड का दे रखा है, इसके अंदर डबल बॉन्ड का रिडक्शन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा, केवल कीटोन का रिडक्शन करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होता है ये आइसोलेटेड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन नहीं करता है, सही है। ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का कर सकता है लेकिन आइसोलेटेड का नहीं करता। और जब रिडक्शन ऑफ सिनेमा एल्डिहाइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अबाउ द 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो ये डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देता बिलो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता तो यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता और क्या बन जाता सिनेमाराइल एल्कोहल बन जाता। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से अबव दे रखा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड, बिल्कुल सही है। लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होता है वो एसिड एस्टर इनका भी रिडक्शन करता है लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता। और लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होता है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन के द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एल्काइलाइजेशन होगा, यहाँ पे एल्केन जो है वो आके जुड़ जाएगा, जो ब्यूटिल दे रखा है तो ब्यूटिल आके हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा ब्यूटिल ग्रुप लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन विथ सेलेनियम ऑक्साइड, तो सेलेनियम जो ऑक्साइड होता है वो साइक्लोहेक्सेन जो है उसकी जो एलाइलिक पोजीशन होता है उसका क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है, तो इसको OH ग्रुप में एलाइलिक पोजीशन को OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास में 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेलेनियम ऑक्साइड जो है वो एलाइलिक जो पोजीशन है वहाँ पे ऑक्सीडेशन करता है। वाकर जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके अंदर PDCl2 और CuCl2 कैटलिस्ट सिस्टम वर्क करता है।
ये एथीन का ऑक्सीडेशन करके एसिटाल्डेहाइड बनाता है, ये भी सही है। और इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो पाई कॉम्प्लेक्स बनता है बिटवीन एल्किन एंड Pd2+, ये भी सही है। और CuCl2 इज ऑक्सीडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट आंसर हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। ये क्या दिया हुआ है अपने पास में, मेलोनिक एस्टर दे रखा है। तो मेलोनिक एस्टर की जब रिएक्शन करवाएंगे, ये क्या बन जाएगा अपने पास में, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन के साथ में जब इस मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे तो इसके 2 बार यहाँ से 2 हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएंगे और 2 बार जो है वो आके ये ग्रुप ऐड हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, साइक्लाइजेशन कर देगा। और साइक्लाइजेशन के द्वारा किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। यहाँ दिया हुआ है अपने को पेंटिल लिथियम दिया हुआ है। तो पेंटिल लिथियम क्या करेगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है उसके ऊपर ये जो लिथियम कंपाउंड है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और बाकी इस रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एल्डिहाइड ग्रुप वाला जो कार्बन है उसके ऊपर एडिशन किसका हो जाएगा, पेंटिल। तो ये एल्डिहाइड वाला कार्बन है और इससे कितने कार्बन जुड़ जाएंगे, 5। तो 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर तो क्या दे रखा है, इसमें तो 2 बार जोड़ दिया तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड के अंदर तो केवल डायरेक्ट कार्बन के ऊपर जोड़ रहा है, कार्बन के ऊपर नहीं जुड़ेगा, एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसके ऊपर जुड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3rd राइट आंसर हो जाएगा। एल्किल लिथियम दे रखा है और यहाँ पे रिएक्शन जो है इंटरमीडिएट और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा है कि इंटरमीडिएट जो बनेगा वो कार्बिन बनेगा या कार्बेनोइड बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे जो है दोनों हेलोजन एक साथ बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा, ये भी सही है। और रिएक्शन प्रोसीड वाया ओपनिंग ऑफ 3 मेंबर रिंग, ये 3 मेंबर रिंग जो है वो ओपनिंग कर देगी तो इसके द्वारा रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी। तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे साइक्लोहेक्साइल लिथियम से इत्र की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा लेस हिंड्रेंस साइड पर और यहाँ से रिंग ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार सेकंड के अंदर भी ये रिएक्ट करेगा लेस हिंड्रेंस साइड से और रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम दिया हुआ है। तो ब्यूटिल जो लिथियम वो क्या करेगा, यहाँ से फिर सबसे पहले तो क्या करेगा, यहाँ से जो हेलोजन है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आके कौन लग जाएगा, लिथियम लग जाएगा। और फिर ये जो लिथियम वाला कंपाउंड है ये लेस हिंड्रेंस साइड से इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ग्रीना रिएजेंट दिया हुआ है CH3MgX with a substrate which of the following substrate gives below will produce a primary alcohol containing 2 more carbon atom। इनमें से कौन सा जो है सबस्ट्रेट है वो CH3MgX के साथ में रिएक्ट करके प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा और वो भी 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन वाला। तो इथाइलिन जो ऑक्साइड है वो इसका फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन नंबर इथाइलिन ऑक्साइड। तो इथाइलिन ऑक्साइड के अंदर 2 कार्बन है और एक कार्बन जो है वो ग्रीनियर रिएजेंट से ऐड हो जाएगा तो 3 कार्बन वाला प्राइमरी यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। ये क्या देगा, एसिटोएसिटिक एस्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेस दिया हुआ तो बेस यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद में यहाँ जो है ये आगे इसके ऊपर अटैक कर देगा
और फिर इसका जब अपन एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और फिर हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, ये जो पूरा ग्रुप है एस्टर वाला ग्रुप, ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल दिया हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल से बनाना है ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड बनाना है। तो कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पे काम लेंगे, तो सबसे पहले जो एल्कोहल है उसको हेलाइड में चेंज करेंगे, तो इसकी रिएक्शन HCl से करवाएंगे, तो डी को सबसे पहले काम में लिएगा। ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले डी आएगा। फिर हेलाइड बनने के बाद में मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे तो ग्रीनार रिएजेंट बन जाएगा, फिर ग्रीनार रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से करवाएंगे, तो अपने पास में क्या बन जाए, उसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में एस्टर प्राप्त एसिड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये सॉल्ट दे रखा है, किसका दे रखा है, मेलोनिक एस्टर का सॉल्ट दिया हुआ है और इससे ये प्राप्त हो रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस काम में लेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो सॉल्ट दिया हुआ है मेलोनिक एस्टर का, इसकी रिएक्शन करवाएंगे 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन से। जैसे ऐसी रिएक्शन जो है वो ऊपर पहले भी देख चुके हैं स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले इसकी इससे रिएक्शन करवाएंगे, फिर उसका क्या करवा देंगे, फिर वापस रिएक्शन इसके 2 मोल लेंगे, पहले इसकी 1 मोल की इससे रिएक्शन करवाएंगे, फिर सोडियम इथोक्साइड डालेंगे, तो यहाँ से वो वापस 1 प्रोटॉन और रिमूव हो जाएगा और 1 मोल वापस 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन करवा देंगे, फिर उसका क्या करवा लेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे और सबसे लास्ट में क्या करवाएंगे, उसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले सी, ऑप्शन नंबर जो 3rd है राइट आंसर, सबसे पहले सी, फिर सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और फिर क्या करवा देंगे, उसका डीकार्बोक्सिलीकरण। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो पेटर्नो जो बुची रिएक्शन होती है वो 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। कीटीन और एल्कीन की जो रिएक्शन होती है वो 2+2 साइक्लोएडिशन होती है, जो थर्मल कंडीशन के अंदर प्रोसीड होती है। पेटर्नो-बुची जो रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। और साइक्लोएडिशन ऑफ कीटीन विथ एल्कीन इज नॉट ए कंसर्न मैकेनिज्म, तो ये गलत हो जाएगा। पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है वो सारी क्या होती है, कंसर्न मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। इसमें जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, या तो फर्स्ट जो है वो ऑप्शन हो सकता है, इसको डाउट है। इसमें फर्स्ट या जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड। फ्लोरोसेंट जो है नेचर का कौन सा कंपाउंड है, तो फ्लोरोसेंट जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग पावर है उसके ऊपर, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगी उसकी फ्लोरोसेंट जो नेचर है वो ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है तो उसकी फ्लोरोसेंट नेचर क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नॉरिस टाइप जो फर्स्ट है उसमें क्लीवेज एल्फा जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज होता है, तो एल्फा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और वापस ये रिंग जो है वो आपस में ऐड हो जाएगी, यहाँ से C- CO जो मोलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, नॉरिस टाइप फर्स्ट। इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो कासा जो रूल है उसका जो है वो पालन नहीं करता है, तो जो एजुलिन होती है वो कासा जो रूल होता है उसका पालन नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कासा रूल क्या कहता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रिपलेट स्टेट में ज़्यादा समय के लिए रहता है सिंगलेट की तुलना में, क्योंकि ट्रिपलेट जो स्टेट होती है वो मोर स्टेबल होती है सिंगलेट से। एट रूम टेम्परेचर फोटोलाइसिस ऑफ एसीटोन गिव्स, जब एसीटोन का फोटोलाइसिस करवाया जाता है तो यहाँ पे 2,3 ब्यूटाडाईओन भी प्राप्त होता है, एथेनॉल भी प्राप्त होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राप्त होती है, एसिड एल्डिहाइड भी प्राप्त होती है, मेथेन भी प्राप्त होती है, लेकिन 2,5 हेक्साडाईओन प्राप्त नहीं होता। तो ए, बी और सी तीनों प्राप्त होते हैं, ए, बी और सी, तो ऑप्शन नंबर 3rd है वो राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल भी बनता है, एथेन भी बनती है। 2 पेंटानोन का नॉरिस टाइप सेकंड करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जब 2 पेंटानोन का नॉरिस टाइप सेकंड करवाएंगे तो नॉरिस टाइप सेकंड के लिए गामा प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए,
और यहाँ पे जो 2 पेंटानोन है उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक तो बन जाएगा एसीटोन, एसीटोन प्रोपेनॉन बन जाएगा और एक बन जाएगा एथीन। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट आंसर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे यहाँ पे HNU की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड जो है वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा बॉन्ड का, और यहाँ पे रेडिकल बनेगा एक ऑक्सीजन के ऊपर, एक 3 डिग्री, और उसके बाद में इसमें से जो H है उसका क्या हो जाएगा 1-2 शिफ्ट हो जाएगा OH के ऊपर। तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये एक-एक कंपाउंड दिया हुआ है तो इसका रीअरेंजमेंट से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो रिसीव्ड नहीं होता है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो इसका जब रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे अपने को जो सेकंड जो प्रोडक्ट है वो रिसीव्ड नहीं होगा, बाकी तीनों प्रोडक्ट रिसीव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड की जो बैकबोन होती है वो किससे मेडअप होती है, तो शुगर और फॉस्फेट लिंकेज से मेडअप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एल्डोपेंटोज कौन सी जो है वो, तो जाइलोज जो होती है वो एल्डोपेंटोज होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। किसके अंदर डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है वो स्टेबलाइज करता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, तो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है वो सिस्टीन के अंदर फॉर्म्ड होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। रिवर्स इंटरसिस्टम क्रॉसिंग कौन सा है, तो रिवर्स इंटरसिस्टम क्रॉसिंग ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो राइट आंसर है। यहाँ पे एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है वो डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे इंटरसिस्टम क्रॉसिंग भी हो रहा है। डी जो ग्लूकोज होता है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है, जिसका कारण क्या होता है इंटर कन्वर्जन बिटवीन एल्फा एंड बीटा एनोमर इन सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। When RNA is hydrolyzed, there is no relationship between quantity of the 4 base obtained। जो आरएनए का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो इसमें जो 4 बेस प्रेजेंट होते हैं एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या होता है आरएनए में यूरेसिल होता है। तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, और रिलेशन नहीं होने का कारण क्या होता है जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो बी है वो सही रीजन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। इनमें से कौन सा जो है वो अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है वो एक प्रकार का एमिनो ग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3rd राइट आंसर है। फैटी एसिड का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है, सैचुरेटेड जो होता है वो फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और फिर अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है। तो स्टेरिक जो एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर ओलिक एसिड का, फिर लिनोइक एसिड का। ओलिक एसिड जो होता है वो मोनो सैचुरेटेड होता है, जबकि मोनो अनसैचुरेटेड होता है, जबकि लिनोइक जो एसिड होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड होता है। इनमें से कौन सा कैरोटेनॉइड है जो आइसोलेटेड किया जाता है, फंगस, न्यूरोस्पोरा, करेसा जो कवक होता है फंगस होता है उससे कैरोटेनॉइड कौन सा आइसोलेटेड होता है, तो 7,8 हाइड्रोलाइकोपीन जो होता है वो इसके द्वारा जनरेट होता है या इसके द्वारा आइसोलेटेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो ऑल 3 कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कैन बी मेजर्ड, इनको एक साथ मेजर किया जा सकता है, नहीं इनको एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ये एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कम्यूट नहीं होते हैं, इसलिए इनको एक साथ मेजर नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्क्वायर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर, ये वेक्टर नहीं होता, सेकुलर होता है, अदिश राशि होती है, सदिश नहीं होती है। एल और एल जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, कम्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि एल और एल जो है इनकी जो वैल्यू आती है वो आती है आयोटा एच कट एल जेड, तो ये एक दूसरे को कम्यूट नहीं करते हैं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और 4th स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर जो होता है वो प्रत्येक कंपोनेंट के साथ में क्या करता है कम्यूट करता है, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो कम्यूट करेगा तो उनको एक साथ जो है मेजर किया जा सकता है।
पार्टिकल दिया, पार्टिकल जो है वो एम मास है, एम है, और 1D बॉक्स के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसकी लेंथ दे रखी है, एल दे रखी है। तो इसके लिए स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम एवरेज निकालना पी एक्स स्क्वायर का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पी एक्स जो होता है स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर। और यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे, तो n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 4, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, निकोटीन जो है कंटेन एक कीरेल कार्बन, बिल्कुल सही है। निकोटीन के अंदर जो है वो एक कीरेल कार्बन पाया जाता है। निकोटीन के अंदर जो है एक तो होती है पिरिडीन रिंग होती है, और एक क्या होती है इससे जुड़ी हुई पायरोलिडीन रिंग होती है। तो ये जो कार्बन होता है ये किस प्रकार का होता है, कीरेल होता है, तो कीरेल कार्बन होता है। और निकोटीन जो कंटेन बीटा सब्सट्रेट पिरिडीन रिंग, इसके अंदर पिरिडीन रिंग पाई जाती है, सही है। और जो निकोटीन जो एसिड निकोटीन जो है इसका जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बनाता है पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड या निकोटिक एसिड बनाता है, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो है वो मेथिल आयोडाइड के 2 मोल के साथ ही रिएक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सेकेंड सही है। 3 मोल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, केवल 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। आइसोप्रीन यूनिट इन सेट्रल, जो सेट्रल जो होता है वो एक प्रकार का मोनोटर्पनोइड होता है, और इसके अंदर 2 जो आइसोप्रीन यूनिट होती है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कौन सा है जिसके अंदर इक्वी स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स होता है, तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इसके अंदर जो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, एच न्यू होता है। प्रत्येक जो एनर्जी लेवल होता है वो एच न्यू के द्वारा क्या होता है, सेपरेट होता है। तो इसके अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो इक्वली स्पेस्ड रहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। इन टर्म्स के अंदर एनर्जी डिफरेंस निकालना है फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए 1D बॉक्स के लिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2 हो जाएगा, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 1D जो बॉक्स होता है उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे E3 माइनस E2 करेंगे, तो E3 के लिए आ जाएगा वैल्यू 9, और E2 के लिए कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 किसकी यूनिट में, तो ये पूरा आएगा 5 एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। तो इसकी यूनिट में निकालना है, तो आंसर आ जाएगा 5। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट जो है वो जेड कंपोनेंट के क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। एल जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल फाई। यहाँ पर 3 डायमेंशनल बॉक्स दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन दी हुई है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल निकालना है। तो 3D बॉक्स के लिए क्या होता है, 3D जो बॉक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, अपन जब एनर्जी निकालते हैं 3D बॉक्स की एनर्जी निकालेंगे NX NY और NZ। तो ये क्या हो जाएगा NX का स्क्वायर, यहाँ पे L ले लेंगे L, या यहाँ पे A भी लिख सकते हैं अपन, A लिख दो चाहिए, A का स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर प्लस NZ का स्क्वायर अपॉन C का स्क्वायर। यहाँ पे अब दिया हुआ है A इक्वल टू हो जाएगा 2C और B इक्वल टू हो जाएगा 2C, और C की तो वैल्यू C है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे, और ग्राउंड स्टेट के लिए कहा है तो NX NY और NZ तीनों कितने कितने लेंगे, 1 1 लेंगे। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर जो है वो फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। वेव फंक्शन दिया हुआ है, इस वेव फंक्शन का जब ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर दिया हुआ है इसके साथ में, जब ये वेव फंक्शन का ऑपरेटर निकालेंगे तो आइगन वैल्यू कितने आएगी, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आइगन वैल्यू प्राप्त होगी माइनस आयोटा एच कट ए ऑन ए। इनमें से कौन सा जो वेव फंक्शन है वो एक्सपेक्टेबल है इन वेव मैकेनिज्म और द रेंज x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई। तो साइन जो x होता है वो इस x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई के अंदर जो वैल्यू देता है वो वैल्यू कैसी होती है,
फाइनाइट वैल्यू होती है और कंटिन्यू वैल्यू होती है, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इंटरप्लानर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स इन द सेट HKL टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि दो जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, लेकिन एक लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो 1/d² इक्वल टू क्या होता है, h² प्लस h² प्लस k² b² प्लस l² अब ये दोनों लेंथ बराबर दे दी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेट्रागोनल के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के अंदर ए रख देंगे तो इन दोनों को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 प्राप्त हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल। तो 3s ऑर्बिटल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जो भी s ऑर्बिटल है उनके अंदर एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, 0 होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू √ L+1 और h/2π। तो यहाँ पे s कक्ष के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर टर्म सैमल बताना है L इक्वल टू 2 डेयर का, तो L इक्वल टू 2 के लिए सैमल क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड कैंसिल। फिर S दिया हुआ है, S की कितने वैल्यू दी है, 1, तो मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगी, दोनों में दी हुई है। फिर J वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, L+S है, L-S तक, तो ये आ जाएगा 3, 2 और 1, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेव लेटिस जो क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेव लेटिस कौन सा होता है, तो ट्राई क्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसके अंदर केवल एक ही ब्रेव लेटिस होता है, जो और कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। प्रॉपर्टी विच डज नॉट बिलोंग टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, इनका जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, और इनकी जो जियोमेट्री होती है वो डिफाइंड होती है। लेकिन ये कैसे होते हैं, एनिसोट्रोपी होते हैं, नहीं कि आइसोट्रोपी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। एनिसोट्रोपी होंगे, आइसोट्रोपी नहीं होंगे। जो गोनल होता है क्रिस्टल जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा तीनों बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और तीनों बॉन्ड किसके इक्वल होते हैं, 90 के। और जो ट्राइगोनल होता है उसके अंदर तीनों बॉन्ड इक्वल होते हैं, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं होते हैं। मोनोक्लिनिक के अंदर दो बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड गामा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो बीटा है वो 90 के इक्वल नहीं होता है। और ट्राई जो क्लिनिक होता है उसके अंदर जो तीनों बॉन्ड होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, और ये 90 के इक्वल भी नहीं होते हैं। तो फर्स्ट के अंदर थर्ड आएगा, फर्स्ट के अंदर थर्ड आएगा, सेकेंड के अंदर फोर्थ आएगा, और थर्ड के अंदर फर्स्ट आएगा, थर्ड के अंदर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। मोनोक्लिनिक में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ये 1 से मैच करेगा, और ट्राई क्लिनिक मैच करेगा सेकेंड से, तो 4 के अंदर सेकेंड आएगा। फर्स्ट में थर्ड है, फर्स्ट में थर्ड है, सेकंड में फोर्थ है, और थर्ड में क्या है, थर्ड में फर्स्ट है, और फोर्थ में है सेकंड। फोर्थ ऑप्शन सही है। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दी हुई है, इनके लिए क्या निकालना है, मिलर इंडेक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो इनको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो 1/2, 1/3, और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी छोटे नंबर से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 2, 6, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, शॉर्ट की जो डिफेक्ट होते हैं उनके लिए, तो शॉर्ट की जो डिफेक्ट होते हैं वो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, और इसके अंदर जो क्रिस्टल होता है वो उनकी जो न्यूट्रलिटी होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, उसका न्यूट्रल जो है वो क्रिस्टल बना हुआ रहता है। ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो शॉर्टकी डिफेक्ट्स होते हैं वो उन आयनिक क्रिस्टल्स में होता है जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होता है उनकी साइज के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जैसे NaCl, KCl, CaCl। ब्रेग इक्वेशन दी हुई है, तो साइन जो थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके समानुपाती होगा, तो यहाँ से n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एन लेमडा अपॉन 2d। जो साइन थीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, और डी अभी अपन ने निकाला ही था कि डी स्क्वायर 1/d² क्या होता है, h² प्लस k² प्लस l²। यहाँ पे अपन लेंथ को 1 मान लें। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडरूट लग जाएगा, तो 1/d किसके इक्वल हो जाएगा, √h² प्लस k² प्लस l²। तो साइन थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √h² प्लस k² प्लस l²। ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो प्रिमिटिव के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी के अंदर 8 होता है और एफसीसी में 12 होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। रोटेशनल जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ऑप्शन नंबर ए जो सी जो है वो राइट आंसर है। रोटेशनल पार्टीशन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, के बी टी अपॉन सिग्मा, डायटोमिक के लिए अपॉन सिग्मा बी होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर के 1 के। काइनेटिक गैस इक्वेशन कौन सी है, तो 1/3 mc²। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। 110 और 111 प्लेन के लिए क्यूबिक क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है उसमें साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1/sin θ2 का रेशियो बताना है। तो ये जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के। तो यहाँ पे साइन थीटा 1/sin θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2/d1। ये है d1, d1 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये वैल्यू दे रखी है एच के और एल की, ये भी वैल्यू एच के और एल की। डी का फॉर्मूला मैंने 2 बार लिख दिया पहले, तो आप वहां से फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो आ जाएगा √2 और यहाँ आ जाएगा √3। तो ये तो किसका आता है, एच के उल्टा होगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2 और इसकी आएगी 1/√3। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू रखेंगे ये तो यह 1/√3 तो क्या कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और 1/√2 नीचे से कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा, √2/√3। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टल सिस्टम जो है डज नॉट हैव एक्सिस सिमेट्री एंड प्लान ऑफ सिमेट्री। तो जो ट्राई क्लिनिक होता है वो मोर क्या होता है, हाईएस्ट जो है वो एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, इसलिए इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लान ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं पाई जाती। रोटेशनल टेम्परेचर जो है वो किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो रोटेशनल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, के टी अपॉन सिग्मा बी। रोटेशनल जो अपने पास में दे रखा है, रोटेशनल जो फंक्शन होता है वो इक्वल टू होता है टेम्परेचर अपॉन रोटेशनल टेम्परेचर की। तो रोटेशनल टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टी अपॉन क्यू रोटेशनल, और क्यू रोटेशनल इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यू थीटा आर रोटेशनल टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन क्यू रोटेशनल की वैल्यू क्या होती है, के टी, और ये सिग्मा बी। अब यहाँ पे जो है वो मोनो एटॉमिक कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो सिग्मा को लिखेंगे नहीं, मोनो एटॉमिक के लिए सिग्मा का वैल्यू नहीं लिखते हैं। और बी की वैल्यू क्या होती है, बी इक्वल टू होता है h²/8π²I। और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, h²/8π²I के बन जाएगा। यहाँ केवल के बचेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। फर्मी डियार्क जो स्टैटिक्स है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं एक दूसरे के साथ में, उनको एक दूसरे के साथ जो है उनको विभेद नहीं किया जा सकता। और इनमें जो वेव फंक्शन होता है वो एंटीसिमेट्रिक होता है इंटरचेंज ऑफ पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में, और ये पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स किसके द्वारा डिनोट करेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू होता है 1/√2πm kT। अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि अपने को मानना है कि बीटा इक्वल टू 1/KT मानना है। तो यहाँ पे जब करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये √β
अपॉन अंडर 2πm, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे एच आएगा ऊपर, एच अपॉन आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एच अंडर बीटा अपॉन अंडर 2πm। अब जब एच को अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। या बन जाएगा अंडर एच स्क्वायर बीटा अपॉन 2πm। रिड्यूस फेस रूल पूछा है, तो रिड्यूस फेस रूल क्या होता है, ए पी इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 होता है। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो राइट आंसर है। फेज जो रूल है फर्स्ट जो है ये फेज रूल है, और रिड्यूस का पूछा है तो पी प्लस 1 होगा। द टर्म रिलेटेड द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विथ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो इस टर्म्स को बोलता है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। ये पार्टीशन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पूछा है, मैंने पहले फॉर्मूला लिखवा चुकी हूँ आपको। तो क्या बन जाएगा, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इक्वल टू हो जाए 8π² आई के टी अपॉन सिग्मा एच स्क्वायर। अब इसके अंदर तो देखो, इसको आई को स्क्वायर कर दिया, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, इसमें आई को स्क्वायर करके ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वाटर सिस्टम में जो ट्रिपल पॉइंट होता है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। टेम्परेचर होता है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 4.58 mmHg। ये कौन सी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कैलिफ्रॉन क्लासियस इक्वेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होती है, तो रिलेटिव विस्कोसिटी कहते हैं सॉल्वेंट की विस्कोसिटी अपॉन प्योर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी अपॉन प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। ऊपर आएगी सॉल्यूशन की और नीचे आएगी प्योर सॉल्वेंट की। मार्कोविक जो इक्वेशन दी हुई है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसके अंदर जो कांस्टेंट है के और ए जो है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, सही है। इसके अलावा जो के और ए होते हैं वो नेचर ऑफ पॉलीमर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी सही है। और इसके अंदर जो ए होता है इसकी वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। तो द पॉलीमर इन विच ऑल एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड सिनडायोटेटिक। सिनडायोटेटिक उनको नहीं बोलते, सिनडायोटेटिक बोलते हैं अल्टरनेट को। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो इस प्रकार का जो पॉलीमर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोटेक्टिक बोलते हैं, इसको आइसोटेक्टिक बोलते हैं, आइसोटेक्टिक। तो ये गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट पूछा है, तो ये सेंटेंस तो क्या है, गलत है। सेकंड क्या दे रखा है, द पॉलीमर्स इन विच ऑल एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैव रैंडम सीक्वेंस ऑफ डी एंड एल कॉन्फिगरेशन कॉल्ड एटेक्टिक पॉलीमर, बिल्कुल सही है। अगर कॉन्फिगरेशन जो है वो रैंडम रिसीव हो रहा है तो इस प्रकार का जो पॉलीमर होता है उसको बोलते हैं एटेक्टिक पॉलीमर, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। वो थर्ड क्या कह रहा है कि पॉलीमर हैविंग रेगुलर अल्टरनेट डी और एल, तो अगर रेगुलर डी और एल अल्टरनेट जो कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं तो इसको आइसोटेक्टिक नहीं बोलेंगे, इसको सिन डायाटेक्टिक बोलेंगे। तो ये भी वो स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आइसोटेक्टिक और एटेक्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं उनको वो स्टीरियो रेगुलर नहीं, स्टीरियो रेगुलर एटेक्टिक नहीं होते हैं, स्टीरियो रेगुलर। आइसोटेक्टिक तो स्टीरियो रेगुलर होता है लेकिन एटेक्टिक नहीं होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। जिम प्लॉट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो जिम प्लॉट होता है वो लाइट स्कैटरिंग के द्वारा ऑब्टेन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है, ये लाइट स्कैटरिंग डाटा के द्वारा ऑब्टेन होता है। पोलेरॉन विथ रेस्पेक्ट टू पॉलीएसिटाइलिन, तो पॉलीएसिटाइलिन के रेस्पेक्ट में पोलेरॉन किसको कहते हैं, तो पोलेरॉन जो होता है वो एक प्रकार का पार्शली लोकलाइज्ड कैटाइन रेडिकल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइन की जा सकती है, मोलर मास ऑफ पॉलीमर, तो किस प्रॉपर्टी के द्वारा मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स डिटरमाइन करते हैं, तो ऑस्मेटिक प्रेशर के द्वारा जो है वो मोलर मास डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। फोर्स स्टेटमेंट बताना है, तो गैस ट्रांजिशन टेम्परेचर टीजी, गैस ट्रांजिशन टेम्परेचर डिपेंड अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, बिल्कुल सही है।
अगर मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर डिपेंड अपॉन चेन ज्योमेट्री ऑफ पॉलीमर, ये भी सही है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर इंक्रीज विथ एडिशन ऑफ प्लास्टोसाइजर। तो प्लास्टोसाइजर इंक्रीज, अगर प्लास्टोसाइजर का एडिशन करवाएंगे तो इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे जो टीजी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर शो थर्मल बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स। जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है और मेल्टिंग जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या होते हैं, पॉलीमर के थर्मल बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर इंक्रीज होता है, किसके साथ इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दोनों के साथ में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। Tm जो होता है मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन पॉलीमर। फिजोस्पर्सन जनरली एनर्जी रेंज कितनी होती है, भौतिक अधिशोषण के लिए एनर्जी की रेंज कितनी होती है, 4 से 40 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। बोली जो डिस्पर्सन जो मैक्रो मोलिक्यूल्स होता है उनके अंदर कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होता है, तो यहाँ पे जो जेड होता है वो सबसे जो है वो करेक्ट होता है, फिर होता है वेट होता है और फिर होता है नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ, नंबर एवरेज बोल रहा है MN, those molecules contain reactive functional group at one or both end of the polymer chain determine which method। एंड कौन सा जो मेथड है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एंड साइड पर, तो इस प्रकार के मेथड को बोलते हैं एंड ग्रुप एनालिसिस। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। और एंड ग्रुप एनालिसिस के द्वारा MN नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। वेट जो एब्जॉर्वेशन आइसोथर्म होता है वो किसके लिए एज्यूम किया जाता है, तो ये मल्टी लेयर जो होता है एब्जॉर्वेशन जो होता है, जो फिजिकल जो एब्जॉर्वेंस है उसके लिए ये प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। लोवेस्ट गोल्ड नंबर किसका होगा, तो जिसकी जो है प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा उसकी होगी उसके गोल्ड नंबर क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। जिलेटिन, जिलेटिन जो होता है इसकी गोल्ड नंबर लोवेस्ट होता है और इसकी प्रोटेक्टिंग जो पावर होती है वो हाईएस्ट होती है। कोलाइड जो है वो क्या पूछा हुआ है लिक्विड ए डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम कौन सा दिया हुआ है, लिक्विड दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, तो शेविंग जो क्रीम होती है उसके अंदर डिस्पर्सन जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। पेस्टिसाइजर प्रोसेस किसको कहते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल। अवक्षेप का कोलाइडल सोल में कन्वर्जन क्या कहलाता है, पेप्टिजाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। मोनो एटॉमिक गैस एब्जॉर्बेंस लिग्यूमिनर एब्जॉर्बेंस आइसोथर्म देर का है, तो इसके अंदर लोवेस्ट ये क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है Kp अपॉन 1 प्लस Kp। यहाँ पे लोअर प्रेशर देर का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू Kp हो जाएगा। जब इनका ये इक्वेशन इस टाइप से बनाएंगे और इसका जब जो स्लोप है वो प्लॉट जो है वो यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो -k के इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक जो सोल है उनके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, तो लायोफोबिक जो सोल होते हैं वो एक इरिवर्सिबल सोल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ये रिवर्सिबल नहीं होते, इरिवर्सिबल्स होते हैं। लेग्यूमिनर आइसोथर्म यहाँ पे प्लॉट खिंचा बनाया हुआ है, तो इसके अंदर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है T3, फिर T2, फिर T1। तो T3, T2 और T1 ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो जो आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं उनकी जो CMS जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है नॉन आयनिक की तुलना में। तो बिल्कुल सही है। सरफेक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं कि वाटर की स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करते। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये वाटर की स्ट्रक्चर को क्या कर देता है,
इफेक्टेड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव सोल इसमें से कौन सा पॉजिटिव सोल नहीं है, तो जो मेटल्स होती है वो नेगेटिव सोल होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। जबकि जो हाइड्रोक्सिल सोल है, जो बेसिक है डाइज है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो पॉजिटिव सोल होते हैं, और जो मेटल्स है और जो सल्फाइड जो सोल होते हैं, और इसके अलावा एसिडिक जो डाइज होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव सोल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। थर्मल आइसोमरिज्म करवा रहे हैं 1 2 इसका जब, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा एक्सोहाइड्रल बनेगा 1 7 एक्सोहाइड्रल, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। अमोनियम क्लोराइड और BCl3 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे, और उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो अपने को प्रोडक्ट जो बनेगा वो बोराजिन बनेगा B3N3N6, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। डाइबोरेन जो है वो डाई मेथिल फोस्फीन के साथ में 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ में रिएक्ट करके ट्राई जो साइक्लिक जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा ट्राइमर का, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। ट्राइमर बनेगा यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है ये किसकी दी हुई है, तो ये साइक्लिक अपने को सिलिकेट्स दे रखे हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये प्राप्त होती है। यहाँ पे करेक्टली रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो थोरियम होता है उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर है। और नेपच्यूनियम और जो प्लूटोनियम होता है वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं व्हाइट एब्स्ट्रेस्टर्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। बोराजिन ऑन हाइड्रोलाइसिस की हो, तो बोराजिन का जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे B3N3H6, तो ये बनाता है बोरिक एसिड और अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ClF3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो T शेप्ड होती है, और इसमें जो लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, और जो लोन पेयर जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेंगे, ना कि एक्सिल पर रहेंगे, एक्सिल पर नहीं रहेंगे। यहाँ पे एक एक्सिल पर ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। दोनों जो लोन पेयर है वो कौन सी पोजीशन पर रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन द साइक्लिक सिलिकेट, इस साइक्लिक सिलिकेट के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना होगा, 12 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 108 से क्या हो ग्रेटर हो, तो उनके लिए कौन सा सिंथेसिस जो है उनकी लॉन्ग लाइफ न्यूक्लियोटाइड के लिए यूजफुल होता है, तो ये CA48 इंड्यूस कोल्ड जो फिजन होता है वो इसके लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पे जब इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप काउंट करोगे टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और फिर इसमें से स्केलेटन इलेक्ट्रॉन निकालोगे, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे, तो टोटल जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उनमें से -12 है, n/2 करेंगे तो पेयर निकल जाएगा। और फ्रेमवर्क जो एटम है वो इसमें कितने हैं, 6 है ना कि 5 है, तो ये गलत है। स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 7 आएंगे, और इसकी जो शेप है वो n+1 आएगी, एक तरह से क्लोजो आएगी, लेकिन क्लोजो ना होके किस प्रकार की होती है, कैप्ड नीडो होती है, तो ये राइट है, फर्स्ट राइट है, और सेकंड और थर्ड क्या है, रॉन्ग है, तो केवल फर्स्ट राइट है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है उसका पालन करती है, तो फर्स्ट के अंदर देखो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन इसके कॉपर जो है, कॉपर कौन से ग्रुप का है, कॉपर के अंदर क्या होता है अपने पास में वैसे D10 और S1 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, और CO के 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे इसके 5 है, Mn के कितने हैं, Mn में होता है D5 और S2, टोटल 7 होते हैं, और 4 इनके हो जाएंगे, तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
इसमें ना 5 इसके होंगे, क्रोमियम के कितने होंगे, क्रोमियम के 6 हो गए और 3 इनके हो गए, 6 हो गए, तो कितने हो गए यहाँ पे 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17 हो गए। तो ये फॉलो नहीं करता। यहाँ पे बात करते हैं 5 और वेनेडियम का क्या होता है, D3S25 होता है वेनेडियम का, तो 10 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं, टोटल 4 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 4 के 8 हो जाएंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो किस में गड़बड़ कर दी, Mn वाले में देखो, यहाँ पे सॉरी 5 है, 7 नहीं है, 5 है, इसके 5 है, 5 Mn के 7 हो गए और 2 इनके 4 हो गए, तो यहाँ पे कितना 12, 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, या 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, केवल ए और डी आएगा। ए और डी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है वो आइसोलेबल नहीं है, तो आइसोलेबल क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो Mn है, Mn के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है और 5 यहाँ पे दे रखे हैं, टोटल इसके 10 हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो क्या है, आइसोलेबल है। इसी प्रकार इसमें आयरन है, तो आयरन का क्या होता है, D6S2 होता है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं और 8 यहाँ से तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 16 ग्रुप का होता है, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये भी क्या है, आइसोलेबल है। Mn का भी निकाल लिया, इसमें कितने आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और क्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप का है, इसमें भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आइसोलेबल है। Mn इसका भी निकाला, 7 इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे इसके, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसोलेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है वो होमोलाइसिस कैटलिस्ट का जो है एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो फिशर ट्रोप्स जो मेथड होता है वो एक प्रकार का हेट्रो जो है वो होता है, हेट्रोजिनस कैटलिस्ट होता है। इसके अंदर मेटल जो है वो यहाँ पे कार्बोनिल मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन जो गैस है वो रिएक्ट करते हैं, ये दोनों गैस होती है। और इनके अंदर जो कैटलिस्ट काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं कोबाल्ट या आयरन मेटल को काम में लेते हैं, जो किसमें होती है, सॉलिड फेज में होती है, इसलिए ये एक प्रकार का कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है। ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इस कंपाउंड को फेरोसिन कहते हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की संरचना, इसकी संरचना जो होती है वो सैंडविच संरचना होती है, ये भी सही है। इसके अंदर इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसका जो है वो ऑरेंज क्रिस्टलाइन कलर होता है, ये भी सही है। लेकिन इसके अंदर जो आयरन होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +3 में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे Mn Re जो है वो +3 में है, ऑस्मियम जो है ये भी +3 में है। और यहाँ पे इसके अगर निकालें तो यहाँ कितना हो जाएगा अपने 9, ये 9 - 6, तो 6, ये भी +3 में, तीनों क्या है, +3 में है। अब इसका जो +3 के अंदर जो होगा वो D4 होगा, इसमें क्या होगा, D5 होगा और इसमें होगा D3। इसमें टोटल 2 रीनियम D4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल नीचे आता है, फिर 2 ऑर्बिटल यहाँ, ये चारों जो ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग के होते हैं, फिर वापस ऊपर सेम ही इस टाइप से भरा जाता है। ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग के होते हैं। तो रीनियम के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या किस में आएंगे, बॉन्डिंग में आएंगे, इसलिए यहाँ तो 8 - 0/2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओस्मियम में क्या होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन तो नीचे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, तो यहाँ 8 - 2/2 कर देंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसके अंदर 6 है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे, तो 6 - 0/2 ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओस्मियम का यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, इसके अंदर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, और रीनियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो रीनियम वाला जो कंपाउंड है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, और ओस्मियम और टंगस्टन वाले का इक्वल है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। CH के साथ में कौन सा आइसोलेबल है, तो CH के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन जो है, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, और एक हाइड्रोजन का हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट है D7S2, तो इसमें कितने होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोनिल, एक कार्बोनिल के 2 होते हैं तो 3 के कितने हो गए 6 हो गए, तो ये कितने हो गए अपने 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। आयरन जो है होता है, आयरन में कितने होते हैं D6S2, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 और 6 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तो या 5 काउंट करेंगे या 4 काउंट करेंगे। Na क्या होता है D8S2, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 प्लस 6 कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 6 काउंट करेंगे। और कार्बन के कितने 4 है और हाइड्रोजन के कितने 3 है, और यहाँ प्लस का 1 दिया हुआ तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 6 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट जो है वो CH के साथ में आइसोलेबल है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे ट्रांस आइसोमर का पूछा हुआ है, तो ट्रांस आइसोमर का जो परसेंटेज होता है वो डिपेंड करता है कि जो बल्कि ग्रुप है वो एक दूसरे की क्या होने चाहिए ट्रांस पोजीशन में रहने चाहिए। तो बल्कि ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे तो उनका ट्रांस आइसोमर जो है वो परसेंटेज भी क्या होगा ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा ट्रांस आइसोमर परसेंटेज है वो किस में होगा ट्रस्टी ब्यूटाइल वाले में होगा, फिर एथिल ग्रुप में होगा, फिर हाइड्रोजन वाले में होगा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होता है इसके अंदर जो जेडन होता है वो Zn+2 के अंदर पाया जाता है। और ये जो जेडन होता है इसका काम क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करना, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पे सबसे पहले वही है टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में फिर यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है इसकी स्ट्रक्चर क्लोज जो 6 वर्टिज आएगी, इसके अंदर 6 जो है वो फ्रेमवर्क एटम दिए हुए हैं, ओस्मियम में दिए हुए हैं 5, तो इसकी जो स्ट्रक्चर क्लोजो आएगी, लेकिन क्लोजो किस प्रकार की आएगी क्लोजो 5 वर्टिज। तो फर्स्ट के अंदर सेकंड, फर्स्ट के अंदर सेकंड, इसमें भी है इसमें भी है, वो थर्ड के अंदर फोर्थ, थर्ड के अंदर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप निकाल लें काउंट करके। मोनेस्टो जो एसिटिक एसिड होता है उस प्रोसेस के अंदर कौन सा कैटलिस्ट के रूप में यूज में आता है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। रोडियम जो मेटल है उसका जो कंपाउंड है उसको मोनेस्टो एसिटिक एसिड प्रोसेस में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। PdCl2 क्या होता है PdCl4 वाकर प्रक्रम होता है, वाकर प्रोसेस होता है। फेरिटिन जो है फेरिटिन का काम क्या होता है आयरन को स्टोरेज करना, तो ये 3 से मैच होगा। फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन का काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, ये 2 से मैच होगा। ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है आयरन का ट्रांसपोर्ट करना, ये 1 नंबर से मैच होगा। और कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड का काम क्या होगा सुपर ऑक्साइड का डिस्प्रोटेशन प्रोपोर्शन करना, तो 1 से 3 मैच होगा, 1 से 3, फिर 2 से 1 से 3, 2 से 2, 2 से 2 और 3 से 4 और 1 से 4 से 1, तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफेरिन होती है उसके अंदर विच कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट, कौन सी इनमें से जो स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने में प्रयुक्त होते हैं। तो फ्लेवोडोक्सिन, ब्लू कॉपर प्रोटीन एंड आयरन सल्फर प्रोटीन, इन तीनों का जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आयरन एटम सल्फर ब्रिजेड और सिस्टीन लिगेंड्स इन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो आयरन मेटल होती है वो आयरन मेटल 1 होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सल्फर जो ब्रिज है वो नहीं होता है, तो सल्फर जो ब्रिज है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सिस्टीन इसके अंदर 4 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सिस्टीन के होते हैं, तो 104 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 0 और 4। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हिम ग्रुप के बारे में, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या है इनकरेक्ट है। तो जो आयरन सेकंड होता है वो क्या होता है सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट मेटल नहीं होती, जो आयरन सेकंड होता है वो कैसा मेटल होता है ये क्या मेटल होता है जो
हार्ड होता है ना कि सॉफ्ट होता है। ये कैसा होता है? हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। Zn+2 आयरन+2 इन दोनों को क्या माना जाता है? हार्ड माना जाता है, जबकि Cu जो होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। नोट करेक्ट अबाउट प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो प्लास्टोसाइनिन जो साइकिल होता है वो बिटवीन 0 से Cu फर्स्ट नहीं, ये Cu फर्स्ट से होता है, Cu फर्स्ट और Cu2+ के बीच में होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट नोट करेक्ट, तो ये एक तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक तो ये हो जाएगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो साइटोक्रोम बी यहाँ पे होता है B6F से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो होता है P700 में होता है, या P700 को बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो B6F से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, तो ये सही है। इट फंक्शंस एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड में नहीं होता, फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है, जो फर्स्ट वाला ये देख का है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। तो फर्स्ट रॉन्ग है और थर्ड रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नोट करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड किसके अंदर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। हिम आयरन प्रोटीन कौन सी है? तो कैटलेज जो होता है उसके अंदर हिम आयरन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कोबाल्ट कार्बन बॉन्ड इन कोएंजाइम B12 ड्यूरिंग एंजाइमेटिक एनर्जी लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जब होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं कोएंजाइम B12 का, तो इनमें से कौन सी जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड होती है? तो यहाँ पे एक तो क्या होता है, यहाँ पे जो Cu होता है वो +3 के रूप में नहीं होता, Cu किसके रूप में होता है? +2 के रूप में होता है। और ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो एक इंटरमीडिएट के द्वारा प्रोसीड होती है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट किस प्रकार का होता है? रिएक्टिव होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रोसीड होता है, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर केवल जो थर्ड है वो राइट आंसर है। यहाँ पे राइट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट कौन सा जो है वो प्राप्त होगा? तो केवल जो थर्ड है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ओनली थर्ड है, ये सही होगा। Zn+2 यहाँ पे पूछा हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव बॉन्डिंग पावर ऑफ जिंक आयन Zn+2 टुवर्ड्स हैलाइड आयन इन कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स। तो Zn जो +2 है, CaP जो +2 है, ये दोनों किस प्रकार के होते हैं? हार्ड होते हैं, और ये हार्ड के साथ में रिएक्ट करना जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। Zn जो है ये कैसा हार्ड है? तो हार्ड के साथ में और सॉफ्ट के साथ में इंटरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? प्रिपेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। डाइबोरेन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? तो डाइबोरेन के अंदर पॉइंट ग्रुप होता है D2H। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। C3 एक्सिस किसके अंदर नहीं है? तो C3 एक्सिस किसके अंदर नहीं होगा? ClF3 में नहीं होगा। Cl जो F3 होता है वो T शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर C3 नहीं होता है। बाकी ये पिरामिडी स्ट्रक्चर होगी, तो इसके अंदर अमोनिया की तरह जो है वो C3 भी होगी। ये भी अमोनिया की तरह पिरामिडी होता है। ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, तो इसके अंदर भी C3 होती है एक्सिस, लेकिन ClF3 के अंदर C3 नहीं होती, इसमें C2 होती है। मेन डिफरेंस बिटवीन द सिंथेटिक सुप्रामोलिकुलर वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल्स एंड एक्वापोरिन्स और ट्रांसपोर्ट चैनल में क्या मेन डिफरेंस होता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। जो एक्वापोरिन्स होते हैं वो H+ आयन का जो है उनका जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस पाया जाता है। बाकी दोनों क्या होते हैं? सिमिलर ही होते हैं। सुप्रामोलिकुलर का क्वेश्चन है ये। सिमेट्री एलिमेंट बताने हैं 1,2 डाइक्लोरोएथेन में एंटी 1,2 डाइक्लोरो जो एंटी है, तो इसके अंदर क्या होगा? इन्वर्जन सेंटर होगा। इन्वर्जन सेंटर इस दो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ये कट हो गए।
तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर C2 होगा, इन्वर्जन होगा और सिग्मा H जो है वो प्लेन लगेगा। Molecule that have center of symmetry do not possess of dipole moment, बिल्कुल सही है। ऐसे मोलिक्यूल जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उनके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होता, उनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और डाइपोल जो मोमेंट होता है वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वुड बी चेंज बाय इन्वर्जन थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है उसको इन्वर्स करने पर, उसको चेंज करने पर जो डाइपोल मोमेंट है इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। और ये जो आर है वो फर्स्ट का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। पॉइंट ग्रुप बताना है गोचे N2H4 और PPS3 दोनों के अंदर पॉइंट ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट के गोचे के अंदर C2 होगा और PPS3 के अंदर होगा C3। How many elements of symmetry are there in group multiplication table of C2? तो C2 जो पॉइंट ग्रुप की जो टेबल होती है उसके अंदर कितने जो ग्रुप होते हैं वो होंगे। तो C2 जो CN होता है, CN के अंदर दो ही जो पॉइंट ग्रुप है, दो ही सिमेट्री एलिमेंट हो सकते हैं। एक तो होगा CN होगा और एक क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पे C2 के अंदर एक तो होगा C2 और एक होगा E। तो इसके अंदर दो कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। POCl3, तो POCl3 की जो ये एक तरीके से NH3 के समान होती है, इसके अंदर C3V पॉइंट ग्रुप होता है। और इसमें पूछा है कि कौन सा जो है वो बहुत रमन और IR एक्टिव मोड होगा। तो A1 और E जो मोड होते हैं वो IR और रमन दोनों एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। जब इसे ये ऑपरेशन करवाएंगे तो कौन सा इसमें प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है, राइट से लेफ्ट की ओर होता है। तो सबसे पहले X, Y और Z, सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे C2 X लगाएंगे तो X कंपोनेंट सेम रहेगा, बाकी Y और Z क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर लगाएंगे C2 Y लगाएंगे तो अब Y कंपोनेंट है वो जो है कांस्टेंट रहेगा, X चेंज हो जाएगा और यहाँ पे Z चेंज हो जाएगा। अब यदि इसके ऊपर अपन लगा देते हैं डायरेक्ट जो है C2 Z लगा देते हैं तो Z जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, बाकी X और Y क्या होंगे, चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C2 Z। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे मीन दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिक्रीज बाई 35 देन द चेंज कितना, मीन के अंदर चेंज कितना होगा। तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 35 डिक्रीज हो रहा है तो -35 अपॉन टोटल कितने डाटा है 20 है तो अपॉन 20, तो ये -1.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर देयर इन C2V। तो C2V की जो करेक्टर टेबल होती है उसके अंदर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने होते हैं, 4 होता है, A1 A2 B1 B2। तो टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर है। ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप C3V का बताना है। तो ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है 2n होता है और यहाँ पे n कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉमनली यूज्ड इन बाउंडेड फेज पैकिंग मटेरियल इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो मेनली यूज में आते हैं। तो पार्टीशन जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर एक तो ऑक्टाइल होता है, ऑक्टाइल C8, और एक होता है ऑक्टाडेकाइल C18, और इसके साथ में कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टाइल C8 और ऑक्टाडेकाइल C18 इनका जो है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। एटॉमिक एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी AAS का जो मेन प्रिंसिपल है वो किस पर बेस होता है। तो इसका मेन प्रिंसिपल बेस होता है कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है ग्राउंड स्टेट में। एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर है। यहाँ पे जो एटम है वो किस में होता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है।
ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन ही है। डाटाबेस डाटा सेट दिए हुए हैं, 5 पॉजिटिव वेट इंटरवल दिया हुआ है। इसके अंदर पॉसिबल जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर पॉसिबल वैल्यू 22 प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। एनालिटिकल टेक्निक यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस को जो है वो सेपरेट करने में कौन सी जो है एनालिटिकल टेक्निक यूज में लेते हैं, तो DTA यूज में लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। यहाँ पे ये गैस क्रोमेटोग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर बताना है रिजोल्यूशन रेट, रिजोल्यूशन RS बताना है क्या होगा। तो रिजोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है अपॉन दोनों का जो विड्थ है, दोनों के बीच की जो इनकी चौड़ाई के अंदर अंतर है, तो WA प्लस W2 टोटल कितनी पीक है, 2 पीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर आएगी यहाँ पे डिस्टेंस और नीचे आएंगी विड्थ, टोटल विड्थ। If x is the independent variables and y is the dependent variables, then the standard deviation about regression SR is defined as। तो यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए जो रिग्रेशन जो होगा वो y के सापेक्ष रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y when the deviation are measured from the straight line that result from the least square predication। इफ द डाटा सेट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, जब परफेक्टली सिमेट्रिकल हो तो मीन, मोड और मीडियन दो तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन दे रखा है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो जब कैल्शियम ऑक्जेलेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये टोटल 3 फेज में होता है। तो इस प्रकार का किस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो 1 फेज है, 2 फेज है और 3 फेज है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। इसके अंदर तो केवल 2 ही फेज दिखाई दे रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर जो है वो कितने फेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे 4 फेज दिखाई दे रही है, तो ये भी नहीं होगा। और इसके अंदर तो केवल एक ही फेज दिखाई दे रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है वो 3 स्टेप में डिकम्पोज होता है, इसलिए जो फर्स्ट है वो इसका डायग्राम सही होगा। ये पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।